हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, यानी कि पॉलिटी के अंदर हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। और सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है आपका संघवाद है। इस संघवाद की हम चर्चा करेंगे। वैसे हम संघवाद और एकात्मवाद यानी कि जो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संघवाद यानी कि फेडरल सिस्टम। और इस फेडरल सिस्टम का जो ये चैप्टर है उसको कम से कम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। और बिल्कुल आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संघवाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि संघवाद होता क्या है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम, यानी कि फेडरल सिस्टम यानी कि संघवाद क्या है। तो हम इसका एक शाब्दिक अर्थ देखें तो संघवाद क्या होता है कि देखिएगा, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है और अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर जब संयुक्त रूप से अगर काम करती है तो उसको हम फेडरल सिस्टम यानी कि हम संघवाद कहते हैं। अगर हम इसको अलग एक अर्थ में देखें तो केंद्र और राज्यों को समान हैसियत प्राप्त होना, यही आपका संघवाद कहलाता है। और इसको अलग परिभाषा से अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ मिलकर अगर शासन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको बात समझ में आई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको चर्चा लेते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अध्याय सेकंड है और इसको थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिएगा, देखो, यानी कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। देखिए विद्यार्थियों, हमने डायरेक्ट हम सेकंड चैप्टर की ओर चल रहे हैं। इस चैप्टर के बाद में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज में नहीं होना है आपको। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी जो सत्ता है, यानी सत्ता को हम हमारी जो शक्ति भी कह सकते हो, कि शक्ति का जो बंटवारा हुआ है ऊर्ध्वाधर। देखिएगा, एक तो आपका ऊर्ध्वाधर होता है, एक आपका क्षैतिज होता है। तो उस जो कहने का मतलब है कि जो पावर है यानी कि सत्ता है उसका क्या है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा हुआ है, ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप का विचार करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे कि जो शक्ति का जो बंटवारा है, इस शक्ति के बंटवारे को लेकर ही हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। देखिएगा, इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे और इसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो हम ये भी हम कह सकते हैं कि संघवाद क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, कि हमारी जो पावर है, हमारी जो सत्ता है, उसका विकेंद्रीकरण होना यानी कि शक्तियों का बंटवारा होना ही संघवाद कहलाता है। तो मैंने आपको इसके कई परिभाषा मैंने इसको बता दी है। जैसे हम केंद्र और राज्यों को समान हैसियत प्राप्त होना, या हम यूँ कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन या सत्ता को चलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आ रही है। वैसे हम इसको पूरी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, इसे एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। यानी कि हम इंडिया के बारे में ही नहीं, और भी देशों के बारे में हम इस संघवाद के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्टली हम बात करेंगे जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर जो संघवाद है उसके हम बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की हम कोशिश भी करेंगे, यानी कि की गई है पिछले अध्याय में, ठीक है। संघीय ढांचे में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों, राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा।
अध्याय के आखिरी में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे, यानी हमारा जो तीसरा स्तर जिसे हम कह सकते हैं यानी कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारी राज्य यानी कि हम स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे नगरीय स्वशासन है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद है। इधर हम स्थानीय स्वशासन में देखें, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है ये हो गया आपका, क्या हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि फेडरल सिस्टम हो गया। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में शक्तियों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे हमारे इस टॉपिक यानी कि जो अपना सेकंड चैप्टर है, इसमें लास्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम, यानी कि संघवाद क्या है। यानी मैंने आपको बताया था कि शाब्दिक अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों को समान हैसियत प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने पावर होते हैं वैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों या स्टूडेंट, ये हमें बात करनी है कि ज़्यादा पावर दे रखा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन हाँ, जो पावर होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, उसका बंटवारा किया गया। ऐसे स्थानीय स्वशासन को भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो कहने का मतलब तीनों स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होता है, तो उसी को हम संघवाद कहते हैं। तो इसी में हम बात करेंगे कि जो संघवाद क्या है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, देखिएगा। देखिए, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए जो बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करेंगे। यानी कि जो बेल्जियम था और हमारे जो श्रीलंका है, हमारा जो नेबर कंट्री श्रीलंका है, उसके दोनों के अंतर को गौर करें। कैसे, देखो, आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शक्ति है, पावर है, उसमें कमी की गई थी और यह अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिया गया। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए, वैसे ही अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी पावर दे रखे थे। तो हमने पिछले अध्याय में अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर इसकी हम एक बार फिर से दोबारा से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये श्रीलंका की बात हो गई। अब देखिए, बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकार थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार थे। यानी कि हम बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में प्रांतीय सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रांत और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को समान जो राइट्स दे रखे थे, यानी कि अधिकार दे रखे थे। पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे, लेकिन स्टेट जो गवर्नमेंट है जिसको जो राइट दे रखे थे, अधिकार दे रखे थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों ही उनको दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जितनी पावर दे रखी है, या हम यूँ कह सकते हैं राइट्स दे रखी है, उस पावर और अधिकारों को वापस से ले सकती है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा, सन 1993 में यानी कि 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। यानी कि 1993 में कुछ बदलाव हुए और उनमें जो प्रांतीय जो सरकारें हैं यानी कि राज्य की सरकारें हैं, उनको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं है। यानी कि 1993 में जो संवैधानिक बदलाव हुए, उनके अंदर संवैधानिक बदलावों में राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दे रखे, इसलिए प्रांतीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्म शासन की जगह के संघीय शासन प्रणाली अपना ली है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो अब एकात्म शासन प्रणाली अपना ली है किसने, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक तो फेडरल सिस्टम और एक यूनिटल सिस्टम यानी कि एकात्म व्यवस्था क्या होती है। मैंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच जो समान हैसियत होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, उसको हम संघवाद कहते हैं।
इसको हम परिसंघ भी कह सकते हैं, यानी कि फेडरल सिस्टम कह सकते हैं। एकात्म व्यवस्था होती क्या है, यानी यूनिटल सिस्टम क्या होता है, जब केंद्र की स्थिति मजबूत होती है और प्रांत कमज़ोर होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एकात्म व्यवस्था कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से सुनिएगा, हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो संघवाद क्या हो, एकात्मवाद क्या होता है कि सभी शक्तियों का एक ही राष्ट्र, एक ही केंद्र सरकार में निहित होना ही एकात्म व्यवस्था कहलाती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। देखिएगा, फेडरल सिस्टम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य जो पावर होते हैं उनको डिवाइडेशन किया गया है, और एकात्म व्यवस्था यूनिटल सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा जो पावर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, तो इसलिए उसको एकात्म व्यवस्था हम कह सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आई है। एक बार फिर से हम आगे देखेंगे तो एकात्म व्यवस्था आपको समझ में आ गई। देखिएगा, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। देखिएगा, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही है। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्म शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्म शासन व्यवस्था है। हम यूँ कह सकते हैं कि श्रीलंका में एकात्म शासन व्यवस्था है, यानी कि जो पूरे की पूरी जो शक्तियाँ होती है, जो पावर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है। तो इसी को हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, एकात्म व्यवस्था। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो 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 फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी सिस्टम है, दोनों का मिक्सअप है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत में संघवाद और एकात्म दोनों व्यवस्थाएं लागू है। ठीक है, लेकिन जो अधिकांश जो पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। तो श्रीलंका जो आपका बेल्जियम में तो एकात्म व्यवस्था है, और श्रीलंका है उसमें बेल्जियम में तो संघात्मक व्यवस्था है, और श्रीलंका में एकात्म व्यवस्था है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में संघात्म व्यवस्था भी है और एकात्म व्यवस्था भी है, यानी कि दोनों का मिक्सअप है ना, फेडरल सिस्टम और यूनिटल सिस्टम मिक्सअप। ओके, देखते हैं बात आगे करते हैं। देखिएगा, तो जिसे केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका ने तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। एक स्तर पूरे देश के लिए होती है जिसमें जिम्मेदार राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के रूप में सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपनी अपनी स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था ठीक उल्टी है। एकात्म व्यवस्था में सत्ता का एक ही स्तर होता है। मैंने कहा कि एकात्म व्यवस्था में सत्ता का एक ही स्तर होता है, जो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है, और जो बाकी इकाइयां हैं वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होकर काम करती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया है। ठीक है, इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अपनी स्टेट गवर्नमेंट और जो स्थानीय जो सरकार है तो उनको आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में क्या है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार की जवाबदेही होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने सरकार पर लोगों को जवाबदेही देती है। कहने का मतलब है जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अधीन आपकी राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें काम करती है। तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जवाबदेही होती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो देखिएगा, ये आपका वर्ल्ड का मैप है और इसके अंदर जो बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट। देखिएगा 7 कॉन्टिनेंट हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये रशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि
कितने ऐसे देश है, कंट्री है जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है। देखिएगा, इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा 192 देशों में से 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन रहती है, निवास करती है। दुनिया के अधिकांश बड़े देश संघीय है। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम को एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो कंट्री है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका ये क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, उसमें ये आपका कनाडा है, ये यूएसए है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका है ये, और ये मैक्सिको है। ठीक है, ये आपका जो साउथ अमेरिका उसमें ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये रसिया है। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको बिल्कुल मैप में आप बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कुछ बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा और हो गया है संघवाद का और एकात्म व्यवस्था का, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में। देखिएगा फर्स्ट इसमें देखिए, यह सरकार 2 या 2 से अधिक वाली होती है। ठीक है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना एक क्या है, अधिकार क्षेत्र होता है। कौन सी सरकारों में? आप चाहे तो संघवाद व्यवस्था देख लीजिएगा और एकात्म व्यवस्था, इन दोनों में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकता है। यानी कि जो प्रावधानों के अंदर जो हम कह सकते हैं कि मौलिक प्रावधान होते हैं संविधान के अंदर, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर आप बात करें तो अकेली सरकार इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, यानी कि बदलाव नहीं कर सकती। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या संविधान के अंदर कुछ बदलाव कर सकती है। ठीक है, देखिएगा आगे थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सभी प्रकार के निर्णय दे सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर 2 स्टेट यानी कि 2 राज्यों के मध्य अगर किसी बात को लेकर विवाद होता है तो इसका फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, कैसे? यानी कि विवाद हो सकता है कि सीमा विवाद हो सकता है, नदी के जल को लेकर विवाद हो सकता है। इसके साथ ही हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है उसमें अगर कुछ त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए इसका निर्णय ले सकती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय निर्णय ले सकता है। इसके साथ ही हम कहें छठा टॉपिक देखें तो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राज्य के अलग अलग स्रोत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य होते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसके बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और उसका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे,
आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, तो वो तो हम कहेंगे श्रीलंका के अंदर अलग है, बेल्जियम के अलग अंदर है, और अपने जो इंडिया के अंदर सत्ता का जो बंटवारा है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो हर कंट्री में जो सत्ता का बंटवारा होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हम कह सकते हैं कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को बड़ा ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन उनके उदाहरण हैं। इससे दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार राज्य ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो बंटवारा है शक्तियों का, उस बंटवारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल होती है। ठीक है, और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों का समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांतों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने संघवाद के बारे में हमने बात की है। एक है सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अधिकार क्षेत्र क्या होता है। देखिएगा, अधिकार क्षेत्र क्या होता है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, या यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है, यानी कि अपने दायरे में अपनी सीमा में कार्य करना, ये अधिकार क्षेत्र होता है। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको एक बार फिर से डिफाइन करते हैं कि ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यानी कि संवैधानिक अधिकार मान लीजिएगा या वैधानिक अधिकार मान लीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि एक ये आपका सीमा क्षेत्र है, इसके अधीन रहकर आप काम करते हो, तो ये आपका वैधानिक क्या है, अधिकार है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट, आज हमने संघवाद और फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में दोनों में कंपैरिजन करके इसकी स्टडी की है। ठीक है, और कल हम इसको अलग तरीके से, यानी कहने का मतलब बिल्कुल विस्तार रूप से हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि भारत में जो संघीय व्यवस्था उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।